प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इनर प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर इसको समझा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा था। आज हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके दो थ्योरम्स देखेंगे एंड देन इसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इनर प्रोडक्ट के लिए। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो लुक एट दैट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस ऑन फील्ड एफ, है ना। एफ इज आइदर रियल या आइदर आर और सी, मतलब या तो ये फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स की भी हो सकती है। ठीक, बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। एंड ये सच दैट वी क्रॉस वी टू एफ बी द inner product defined on V। ठीक, और एक इनर प्रोडक्ट लिया है बच्चों हम लोगों ने जो कि V के ऊपर डिफाइन है, और इनर प्रोडक्ट वही है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है वास्तव में। ठीक है, then VF is called inner product space if inner product on V satisfy following conditions कह लीजिए आप, या एक्सियम्स कह लीजिए आप, या रूल कह लीजिए, ठीक है, जो भी कहना चाहें। तो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है उसके ऊपर कोई इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है और वो इनर प्रोडक्ट अगर इन तीन शर्तों को पूरा करता है जो हम लोग लिखने वाले हैं तो वो इनर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें पहली शर्त है जिसको कि हम लोग नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी कहते हैं, नॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना, नॉन नेगेटिविटी। ये कंडीशन ये है कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी इम्प्लाइज अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ओके, एंड अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 तभी हो सकता है जब इफ एंड ओनली इफ अल्फा जो हो वो एक 0 वेक्टर हो। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन इन फॉर इनर प्रोडक्ट। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा भी था। दूसरी कंडीशन है कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या है बच्चों? बेसिकली conjugate symmetry means for all alpha beta belongs to V implies alpha beta का इनर प्रोडक्ट बराबर होगा बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के। मतलब अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट लीजिए और बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट लीजिए तो इस बीटा अल्फा के कॉन्जुगेट का जो इनर प्रोडक्ट आए वो इस अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट सिमेट्री। एंड द थर्ड कंडीशन इज लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, या लीनियरिटी। तो लीनियरिटी क्या? इज वेरी इजी। फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करना चाहिए? And this implies that inner product of A alpha plus B beta gamma के साथ में this is equals to A of alpha gamma plus B of beta gamma।
तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों लीनियरिटी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट के लिए, कि आप ए अल्फा प्लस बी बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ गामा का इनर प्रोडक्ट लीजिए तो दिस इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा बी इंटू बीटा एंड गामा का इनर प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट जो है किसी वेक्टर स्पेस के लिए इन तीन प्रॉपर्टीज को पूरा करता है तो उसे इनर प्रोडक्ट स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक, और यहां पर कुछ चीजें और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग लिखते हैं ना इस तरह से अल्फा बीटा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? इट्स अ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। और ये बात भी आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास में जो फील्ड है, अगर वो फील्ड क्या कहते हैं आपकी जो एफ है वो आर हो, फील्ड अगर आर हो तो जो अल्फा बीटा का आपका इनर प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है अल्फा बीटा के कॉन्जुगेट के इनर प्रोडक्ट के बराबर। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बेसिकली। तो ये बच्चों और कुछ भी नहीं है, ये केवल सिंपल सी कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये चीज़ तब होती है जब आपका जो एफ है वो क्या हो? आर के बराबर हो। तो बच्चों ये सिंपल सी डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट की। अब आइए ज़रा इस इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड हम लोग दो थ्योरम्स करते हैं और इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा क्योंकि अब अगर कहीं पर भी किसी भी वेक्टर स्पेस को हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस कह रहे हैं तो उसमें ये तीन शर्तें पूरी होंगी। मतलब उसके ऊपर डिफाइन जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इन तीन शर्तों को ज़रूर पूरा करेगा। कौन सी तीन शर्तें? पहली है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, दूसरी है आपकी कॉन्जुगेट सिमेट्री और तीसरी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये तीन शर्तें होना चाहिए उस इनर प्रोडक्ट में, और वो भी किसके ऊपर? वेक्टर स्पेस के ऊपर जिसके ऊपर वो डिफाइन हुआ है। इन सब को मिलाकर उस वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस कहा जाता है। दूसरी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इसी से जुड़ी हुई है कि अगर VF जो है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक, देन इसके बाद में अगर ये जो F है ये F R अगर हो, इट मीन्स कि इफ द फील्ड ऑन विच द वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड, तो अगर ये फील्ड R है यानी कि रियल नंबर्स की फील्ड है और ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है VF, तो इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस। आई रिपीट, अगर ये फील्ड F जो है वो रियल नंबर्स की फील्ड है तो इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को कहा जाता है यूक्लिडियन स्पेस। एंड सिमिलरली अगर ये जो फील्ड है ये C हो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड हो तो इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को कहा जाता है यूनिटरी स्पेस। क्या कहा जाता है? यूनिटरी स्पेस। बेसिकली ये यूनिटरी स्पेस और यूक्लिडियन स्पेस जो है और कुछ भी नहीं है, इनर प्रोडक्ट के साथ में जो वेक्टर स्पेस हैं उन्हीं को ही कहा जाता है। तो आई रिपीट, कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर है आपके पास में और उसकी जो फील्ड है वो रियल नंबर्स की फील्ड है तो उसको हम लोग यूक्लिडियन स्पेस कहेंगे, और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है तो उसको यूनिटरी स्पेस कहेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी कुछ रिजल्ट्स के साथ में जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब आइए ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इनर प्रोडक्ट के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आपके पास में एक इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, आपके पास में एक वेक्टर स्पेस है VNC यानी कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑन कॉम्प्लेक्स फील्ड है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो VNC होता है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है विथ इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन अल्फा। दो एलिमेंट्स ले लिए आपने इस वेक्टर स्पेस के, तो इन अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है उसने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो इस इनर प्रोडक्ट के साथ में ये जो VNC होता है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, आइए इसको समझते हैं। साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो VNC है उसके ऊपर ये इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन हुआ है इसको हम लोग स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑन C। ठीक, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन VNC बेसिकली, नॉट C, VNC।
तो इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट के साथ में हमें ये प्रूफ करना है कि जो VNC है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। पहली चीज़, इसका प्रूफ करते हैं या सोल्यूशन करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू A1 A2 डैश डैश AN, बीटा इज इक्वल्स टू B1 B2 डैश डैश BN, and gamma is equals to C1 C2 dash dash CN belongs to VNC। मतलब हमने 3 एलिमेंट्स मान लिए किसके, VNC के, and A, B belongs to C, और ये 2 एलिमेंट्स A और B हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हैं। ठीक, अब हम लोग दिखाएंगे पहली शर्त क्या होती है, नॉन नेगेटिविटी। सो नॉन नेगेटिविटी यानी कि अशून्यता, ठीक है, या सॉरी अऋणात्मकता हिंदी में इसको बोलेंगे। तो नॉन नेगेटिविटी के लिए क्या दिखाएंगे हम लोग, सबसे पहले ये दिखाएंगे कि जो अल्फा कॉमा बीटा है, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा नहीं, अल्फा कॉमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट है, अल्फा का अल्फा के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होता है। तो आपको याद होगा जब हम लोग इनर प्रोडक्ट की वो पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने x का x के साथ में इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिखाया था। तो बिल्कुल उसी तरह से आप अल्फा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज व्हाट, ये आपके पास में ऐसा आएगा, मॉड्यूलस ऑफ A1 का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A2 का होल स्क्वायर डैश डैश मॉड्यूलस ऑफ AN का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्रत्येक जो होता है वो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। बाकी डिटेल्स आप वहां से भी लिख सकते हैं जैसे हमने वहां पे आपको लिखवाया था, ठीक है ना। सिंस आप चाहो तो यहां पे लिख दो कि सिंस ईच AI स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये बड़ा होता है। नाउ सिमिलरली कि अगर आप अल्फा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर मॉड्यूलस प्लस मॉड्यूलस ऑफ AN का स्क्वायर बराबर 0। अब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच AI इज इक्वल्स टू 0। ऐसा तभी हो सकता है जब हर AI 0 हो, और इट इम्प्लाइज दैट कि जो आपका अल्फा है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ में चलेगा बेसिकली। तो अगर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटीज का जो सम है या उनका योग है, ये सब धनात्मक संख्याएं थी, क्योंकि ये धनात्मक ये धनात्मक ये धनात्मक, तो अगर आप इन सब का योग कह रहे हैं जो कि 0 है, तो धनात्मक संख्याओं का योग तो 0 तभी हो सकता है ना जब वो सारी संख्याएं ही 0 हों, उनके एलिमेंट से 0 हों। तो सारे AI जब 0 होंगे ये तभी पूरा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 होगा यदि और केवल यदि अल्फा 0 हो, ठीक। नाउ नेक्स्ट, जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो जो कॉन्जुगेट सिमेट्री है ये जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे इसे कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगी प्रॉपर्टी। हम लोगों ने वहाँ पर, आपको याद होगा कि XY बराबर YX का कॉन्जुगेट प्रूफ किया था बेसिकली। तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है वो बीटा और अल्फा के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो क्योंकि हमने वहाँ पर ये चीज़ प्रूफ कर चुकी है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी उसको बिल्कुल उसी तरह से जैसे वहाँ पे किया था वैसा प्रूफ कर लीजिएगा। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हमने की नहीं थी, है ना। थोड़ी मिलती जुलती की थी लेकिन बेसिकली ये नहीं किया था। नाउ अब इसके बाद में आते हैं लीनियरिटी के ऊपर। तो लीनियरिटी के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियरिटी यानी कि A अल्फा प्लस B बीटा, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप A लिखेंगे, यहाँ पर आप A1 A2 डैश डैश AN लिख लेंगे प्लस B, और यहाँ पर लिख लेंगे आप B1 B2 डैश डैश BN। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएगा वो ऐसा आएगा
A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 एंड डैश डैश AN प्लस BN। ठीक, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर हो गई। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, नाउ A अल्फा प्लस B बीटा का गामा के साथ में आप इनर प्रोडक्ट लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एक तरह से क्या हुआ, इसका इनर प्रोडक्ट लेना है आपको गामा के साथ में। तो इन दोनों का जब इनर प्रोडक्ट लोगे तो ये रहा आपका पहला वाला वेक्टर और ये रहा दूसरा वाला वेक्टर। तो बाय द डेफिनेशन ये किस तरह से अरेंज होगा, ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा, A1 प्लस B1, यानी कि पहले वेक्टर का पहला टपल और दूसरे वेक्टर का टपल विथ कॉन्जुगेट। सो ये ब्रैकेट और यहाँ आ जाएगा C1 का कॉन्जुगेट, प्लस यहाँ पर आएगा फिर A2 प्लस B2 ब्रैकेट और यहाँ C2 का कॉन्जुगेट, प्लस डैश 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 यहाँ आ जाएगा AN प्लस BN और यहाँ आ जाएगा CN का कॉन्जुगेट। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों ने ये किया। अब इसके बाद में दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इनका अंदर मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, C1 बार का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी तरह इन सब का भी हो जाएगा। अब जिन जिन में A कॉमन है, जैसे A यहाँ पर भी कॉमन निकलेगा, यहाँ पर कॉमन निकलेगा, यहाँ पर कॉमन निकलेगा, तो जिन जिन में A कॉमन है आप उनको अलग लिखिए और जिन में B कॉमन है उनको अलग कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A1 C1 बार प्लस A2 C2 बार, मतलब यहाँ से A2 और C2 बार A कॉमन निकल आया, प्लस डैश डैश यहाँ से आ जाएगा A कॉमन और अंदर आ जाएगा AN CN बार, ये ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली अब यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से B कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा B1 C1 बार प्लस B2 C2 बार प्लस डैश डैश BN CN बार। तो ये आपके पास में आ गया। अब ये क्या है बच्चों, दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, अल्फा एंड गामा, एंड दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा। सो दिस इज इक्वल्स टू A अल्फा कॉमा बीटा एंड प्लस B अल्फा कॉमा गामा। ठीक है, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर आएगा बीटा और यहाँ पर आएगा गामा। ठीक, तो ये आपके सामने आ गया बाय द डेफिनेशन। ठीक, क्योंकि अल्फा और गामा का जब आप बनाएंगे तो वो आपके पास A1 C1 बार प्लस A2 C2 बार प्लस AN CN बार बनेगा, और जब आप बीटा और गामा का बनाएंगे तो वो बनेगा B1 C1 बार प्लस B2 C2 बार एंड सो ऑन BN CN बार। तो इस तरह से आपने जो तीनों की तीनों शर्तें थी वो इस इनर प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पर दिखा दी है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, हेंस इनर प्रोडक्ट डिफाइन बाय वन, आप चाहो तो इसको वन कह देना है ना, बाय वन satisfy all three conditions, so VNC is an inner प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो क्योंकि जो इनर प्रोडक्ट इस VNC के ऊपर डिफाइन किया था, इसके माध्यम से वो इनर प्रोडक्ट स्पेस की तीनों शर्तों को पूरा करता है। आई रिपीट कि दो शर्तें तो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में थी पहले से ही, तीसरी लीनियरिटी को हम लोगों ने यहाँ स्पेशली अलग से दिखा दिया है। तो क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ पर डिफाइन इनर प्रोडक्ट पूरी कर रहा है, इसलिए VNC एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा और ये उसका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होगा जो उसके एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन होगा। और क्योंकि VNC एक इनर प्रोडक्ट है, इस इनर प्रोडक्ट के साथ में, तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक यूनिटरी इनर प्रोडक्ट स्पेस माना जाएगा, या यूनिटरी स्पेस होगा और ये उसका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होगा। अब अगर इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में आप इस C को R से कन्वर्ट कर दें, यानी कि C बराबर R कर दें,
तो यही जो इनर प्रोडक्ट है जो VNC के ऊपर डिफाइन हुआ है उसमें इन सब के ऊपर से बार हट जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आप ये बार हटा देंगे तो इस VNR के ऊपर जो इनर प्रोडक्ट है वो इसके माध्यम से डिफाइन हो जाएगा और एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि शो दैट VNR इज एन इनर प्रोडक्ट विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू VNR बाय दिस वन। तो इसके माध्यम से जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा वो ये होगा एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन VNR। और ये जो इनर प्रोडक्ट होगा ये इनर प्रोडक्ट की ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए जो 3 शर्तें होती हैं वो पूरी करेगा और ये बिल्कुल इसी तरह से आप लोग दिखा देंगे। बस लास्ट वाली जब आप लोग दिखाएंगे तो बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जो आपकी फील्ड है अब वो रियल फील्ड हो चुकी है, तो बार की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जब आपकी फील्ड रियल होती है तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आपका एक और क्वेश्चन यहां पे प्रिपेयर हो गया कि जो VNR है वो भी अपने आप में एक इनर प्रोडक्ट होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है और इस इनर प्रोडक्ट के साथ में होता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर हो गए जिसकी प्रैक्टिस आप लोग अपनी रेफरेंस बुक की मदद से और अच्छे से कर लीजिएगा। खासकर लैंग्वेज जो लिखनी पड़ती है जब आप प्रश्न को हल करते हैं कि ये किया वो किया, इस समीकरण से उस समीकरण से, हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ ये 2 एग्जाम्पल्स। अब आइए ज़रा कुछ और देख लेते हैं, इन 2 एग्जाम्पल्स को और लेते हैं बच्चों। पहला है आपके पास में ये बेसिकली जो अभी आपने n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करके उसे इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ किया है, वैसे ही कुछ है। आपके पास में एक 2 डायमेंशनल इनर वेक्टर स्पेस है जो कि रियल फील्ड के ऊपर बेसिकली। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसके ऊपर इनर प्रोडक्ट जो है वो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू 3a1b1 प्लस 2a2b2 के द्वारा डिफाइन है, जहाँ पर अल्फा और बीटा ये a1b1 और a2b2 यानी 2 टपल्स के फॉर्म में है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मिले या 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मिले और उसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ हो और आपको उसे प्रूफ करना पड़े कि वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो आइए ज़रा इसको अपन लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, नाउ लुक एट दैट। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ मतलब कि सॉल्व करना है ना बेसिकली। तो इसके लिए आप लोग ले लेंगे क्या, इसको तो आप कह लीजिए 1। ठीक, एंड नाउ नंबर 1 पहली शर्त क्या होती है? वो होती है नॉन नेगेटिविटी। तो नॉन नेगेटिविटी, तो नॉन नेगेटिविटी के लिए अगर आप अल्फा के साथ में अल्फा का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू आएगा 3a1 प्लस 2a2, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा दोनों एक ही हैं तो यहाँ पर भी a1 आ जाएगा और यहाँ पर भी a2 आ जाएगा, एक जैसे आ जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 3a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर। ठीक, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि जो a1 स्क्वायर है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और जो a2 स्क्वायर है वो भी 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अल्फा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। सिमिलरली इफ अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ अल्फा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट, या इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये हुआ कि 3a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर बराबर 0। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 को यहाँ 0 होना पड़ेगा, a1 स्क्वायर को, और a2 स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। एंड ये केवल तभी पॉसिबल है जब a1 0 हो और a2 भी 0 हो आपके पास में। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास में जो अल्फा इज इक्वल्स टू a1 a2 माना था दिस इज इक्वल्स टू 0, जबकि उसका उसी के साथ में इनर प्रोडक्ट आप 0 मान के चले थे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें पूरी हुई। अच्छा ओके, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको शायद गड़बड़ नज़र आ रही होगी, ये जो अल्फ़ा है बेसिकली यहाँ पर तो इसने इस तरह से लिया है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ के समय कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a1 a2। तो a1 a2 अगर ले लेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर सही हो जाएगी। अदरवाइज
आप अगर ये इसके साथ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर A1 आएगा और यहाँ पर B1 आ जाएगा, मतलब A2 B2 का कंसेप्ट नहीं रह जाएगा फिर उस केस में। ठीक, तो अगर आप इस तरह से लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो टपल है वो किस रूप में ले रहे हैं। तो इसको आप सही कर लीजिएगा अपने लेवल पर। ठीक, नाउ जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो थी वो थी सिमेट्री, राइट, क्योंकि आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं वो रियल फील्ड के ऊपर डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर केवल सिमेट्री वर्ड होगा। कॉन्जुगेट सिमेट्री की ज़रूरत केवल तब पड़ती है जब आपके जो नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हों, चाहे उसमें वो टपल के अंदर हो, चाहे जो फील्ड आप ले रहे हैं वो उसके अंदर हो। तो सिमेट्री के लिए आप लोग अगर ध्यान दें तो जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है, उस अल्फ़ा बीटा को आपने डिफ़ाइन किया है कुछ इस तरह से 3A1 B1 प्लस 2A2 B2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3B1A1 प्लस 2B2A2 एंड दिस इज इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फ़ा। सो ये आपकी जो सिमेट्री है वो भी पूरी हो गई। नाउ द थर्ड वन इज़ द इम्पॉर्टेंट वन एंड दिस इज़ द लीनियरिटी। तो लीनियरिटी में थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। क्या लीनियरिटी? लीनियरिटी में आप लोग यहाँ पर ले लेंगे क्या, पहले तो आप लोग अल्फ़ा प्लस बी बीटा बना लें। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जब आप बनाने के लिए जाएंगे तो दिस इज़ A1 एंड B1 प्लस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी मैं A2 ही यूज़ करता हूँ, है ना, A1 कॉमा A2 और प्लस B इंटू B1 कॉमा B2। ठीक, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्या लेना चाहते हैं टपल। नाउ दिस इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1 एंड कॉमा A2 प्लस B2। ये आपका एक टपल बनेगा, है ना, जिसका पहला एलिमेंट ये पूरा एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट ये पूरा एलिमेंट होगा। अब आप जब इसका दिस इम्प्लाइज A अल्फ़ा प्लस B बीटा का इनर प्रोडक्ट लेंगे गामा के साथ में। ठीक, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि जो गामा है वो गामा इज इक्वल टू C1 कॉमा C2 है ना। तो जब गामा के साथ में इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 3 इस वेक्टर का पहला टपल, तो पहला टपल है ये। सो दिस इज ब्रैकेट में A1 प्लस B1 और यहाँ पर आएगा दूसरा, मतलब कि बीटा का जो बीटा है उसका जो पहला एलिमेंट होता है, सॉरी जो ये वाला जो टपल होता है ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आएगा। और देयर इज़ ए मिस्टेक, इसको आप लोग अपने लेवल पे सही कीजिएगा बच्चों। बेसिकली ये A1 और A2 है, A1 कॉमा A2 है और यहाँ पर ये B1 कॉमा B2 है बेसिकली, तभी ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा A1 B1 और A2 B2। तो इसको प्लीज़ आप सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन की शुरुआत में ही इसकी गलती यहाँ पर पकड़ा में आई है बेसिकली। सो यहाँ पर आपने ये लिखा A1 प्लस B1 और फिर गामा का जो पहला टपल है, यानी कि गामा का जो पहला टपल है C1 वो यहाँ पर आएगा एंड प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा ये A2 प्लस B2 और यहाँ पर आ जाएगा C2। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, आप लोग अलग करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ इसको। तो जब आप इसको अलग करेंगे कैसा, 3A को अलग कॉमन लीजिए, ओके, 3B को अलग कॉमन लीजिए, 2A को अलग कॉमन लीजिए और 2B को अलग कॉमन लीजिए। तो जिनमें केवल A कॉमन है उनको बाहर कर दीजिए, जिनमें केवल B कॉमन है उनको बाहर कर दीजिए। तो अगर आप A को कॉमन लेने वाले देखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू A कॉमन आएगा किसके अंदर, A कॉमन आएगा 3A1 C1। सो दिस इज 3A1 C1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2A2 C2 प्लस 2A2 C2 एंड प्लस B कॉमन आएगा किस किस के अंदर, दिस इज 3B1 C1 एंड
B2C2, 2B2 ये इनमें कॉमन आएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू A, ये क्या है बच्चों, बेसिकली ये है अल्फा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, और ये है बीटा का गामा के साथ में इनर प्रोडक्ट। तो यहां पर जो आपका ये इनर प्रोडक्ट आपने 1 से डिफाइन किया था, ये तीनों ही शर्तों को पूरा कर रहा था इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए। तो आप यहां पे लिख देंगे कि hence PNR is an inner product space defined by 1। तो यहाँ पर ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कंप्लीट हुआ। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है बच्चों, है ना। जो शुरुआत में गलतियाँ थी उसको पहले सुधार लीजिएगा, और उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है वैसे वैसे आप काम करते जाइए। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए उनको दिखाते जाइए, काम आसानी से हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अब इसको और देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन किया हुआ है वो बेसिकली किसके ऊपर डिफाइन किया हुआ है, वो डिफाइन किया हुआ है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, ठीक। और पॉलिनोमियल का जो इनर प्रोडक्ट है वो एक इंटीग्रल के फॉर्म में लिया हुआ है कि दिस इनर प्रोडक्ट ऑफ p पॉलिनोमियल एंड q पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a0 to b0 px into qx dx। तो आइए ज़रा आप इसको देखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है वो रियल नंबर की फील्ड के एलिमेंट्स के साथ में बनाया गया है, इसलिए इसमें कॉन्जुगेट सिमेट्री का काम करेगी बेसिकली। तो आइए ज़रा शॉर्ट में इसको और देख लेते हैं। देखिएगा भाई, जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या, नंबर 1, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दिस इज़ द नॉन नेगेटिविटी। सो नॉन नेगेटिविटी अगर आप यहाँ पे देखें TVT है ना, नेगेटिविटी। सो नॉन नेगेटिविटी ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। आपको पता है कि अगर हम P का P के साथ में इनर प्रोडक्ट लें, यानी कि P का P के साथ में इनर प्रोडक्ट लें, तो दिस इज इक्वल्स टू A0 to B0 और दिस इज Px into Px dx and this is equals to integral A0 to B0 and this is P square x dx। और डेफिनेटली ये जो इंटीग्रल है ये 0 से बड़ा या 0 आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपके पास में ये जो पॉलिनोमियल है ये स्क्वायर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बन गया है, और ये जितने भी टर्म्स आएंगे वो आपको एक पॉजिटिव इंटीग्रल देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस p स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक। तो ये जो स्क्वायर होगा p का ये पॉजिटिव होगा। एंड नाउ सिमिलरली अगर आप ये कह रहे हैं इफ p का p के साथ में इनर प्रोडक्ट बराबर 0, तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल A0 to B0 p स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 0। तो इफ एंड ओनली इफ ये तभी हो सकता है जब कि ये जो p स्क्वायर ऑफ x है ये 0 हो जाए, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन p x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये कंटिन्यूस फंक्शन था, क्योंकि हर पॉलिनोमियल कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो उसका जो इंटीग्रल है वो 0 तभी हो सकता है जब वो पॉलिनोमियल 0 हो। तो ये आपका क्या आ गई, पहली जो प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, सॉरी सिमेट्री। तो सिमेट्री तो बहुत आसान है, क्योंकि ये जो फील्ड है यहाँ पर इन पॉलिनोमियल्स के लिए वो रियल फील्ड है, तो जो सिमेट्री है वो आसान होगी कि p का अगर आप q के साथ में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज A0 to B0, दिस इज Px into Qx dx, जिसको कि आप लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन A0 to B0 Qx into Px dx एंड दिस इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ q विथ p। तो यहाँ पे सिमेट्री भी आपकी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। नाउ सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी बेसिकली। तो जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है अगर आप उसको AP यहाँ पे लिख देते हैं, लेट Px Qx एंड Rx बिलोंग्स टू Pn, ठीक है ना, Pnx मतलब कि nth डिग्री पॉलिनोमियल्स का जो सेट है उसके अंदर ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, एंड A, B, C बिलोंग्स टू R, और ये रियल नंबर्स हैं।
तो जो ए पी प्लस बी क्यू कॉमा आर है, दिस इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रल ए टू बी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ए पी प्लस बी क्यू और ये आ जाएगा यहाँ पर आर एक्स, ठीक, और ये डी एक्स। नाउ ये ए ज़ीरो बी ज़ीरो, इसको आप लोग तोड़ लेंगे, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है। दिस इज़ ए और इंटीग्रल ए ज़ीरो टू बी ज़ीरो, यहाँ पर आप लिख दीजिए पी एक्स इंटू आर एक्स और ये डी एक्स, और प्लस यहाँ पर लिख देंगे आप बी इंटीग्रेशन ए ज़ीरो टू बी ज़ीरो, यहाँ पर आप लिख देंगे क्यू एक्स इंटू आर एक्स और डी एक्स, है ना। यहाँ पर एक्स नहीं था तो आप लिख दीजिएगा, है ना, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये ए ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड प्लस बी, दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड आर, यहाँ पर भी पी और क्यू नहीं, पी और आर आएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी दिखा दी, तो और यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस जो पी एन एक्स है इज इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड बाय 1। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखी, उसके दो थ्योरम्स देखे, थ्योरम एक ही थ्योरम देखा बेसिकली, और साथ में आप लोगों ने 2 से 3 उसके एग्जाम्पल्स करके देखे, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बिकॉज शुरुआत के जो 2 एग्जाम्पल्स थे, चाहे वो रियल फील्ड के ऊपर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर डिफाइन वेक्टर स्पेस हो, उन स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के साथ में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। तो इसीलिए आप शुरुआत के जो दोनों एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे, है ना, वो एक ही में मर्ज करके हमने बता दिए थे, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप ईमेल करके हमसे पूछ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी के फ़ोन कॉल्स का जवाब देना हमें संभव नहीं होता है, इसलिए आप फ़ोन कॉल्स ना करते हुए सीधे ईमेल कर दिया करें, है ना। तो जितना जल्दी संभव होगा हम आपको जवाब दे दिया करेंगे। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इनर प्रोडक्ट के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।